क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर आधारित विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के कारण देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर, छात्र और पर्यटक और अन्य कार्य से गए हुए लोग फंसे हुए हैं। देश के विभिन्न शहरों में फंसे कामगारों को निकालने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। इसी क्रम में देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए प्रदेश सरकार भी सक्रिय है। प्रदेश में भी प्रवासियों को लेकर कई ट्रेनें आ चुकी हैं और कई ट्रेनें अभी और आनी हैं। आने वाली ट्रेनों की योजनाओं और अन्य जानकारियां कल एक प्रेस वार्ता में सचिव शैलेश बगौली ने दी। हमारे जो प्रवासी जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं या हमारे प्रदेश में ही एक जिले से दूसरे जिलों में जाना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज तक हमारे जो रजिस्ट्रेशन जो कुल हुए हैं, जो लोग व्यक्ति आना चाहते हैं, लगभग 2,30,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसमें से विभिन्न प्रदेशों से लगभग 1,11,713 लोग हमारे प्रदेश में आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली से करीब 37,000 लोग, हरियाणा से करीब 18,685 लोग, उत्तर प्रदेश से 17,718 लोग, चंडीगढ़ से 8,703, गुजरात से 6,732, पंजाब से 6,345, राजस्थान से 6,217, महाराष्ट्र से 4,359, कर्नाटका से 2,524 और बाकी अन्य राज्यों से लगभग 3,416 लोग हमारे प्रदेश में लौट करके आ चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रदेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं प्रवासी, तो रजिस्ट्रेशन करीब 25,337 के आसपास है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जिलों में थानों के माध्यम से अपनी सूचना दी है। तो उसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 12,197 लोग जा चुके हैं, बिहार के 2,878 लोग जा चुके हैं, जम्मू के 2,699 लोग जा चुके हैं, राजस्थान के 1,716 लोग जा चुके हैं, दिल्ली के 1,670, पश्चिम बंगाल के 1,326, हरियाणा के 597, पंजाब के 380 और अन्य राज्यों के लगभग 1,881 लोग विभिन्न प्रदेशों में जा चुके हैं। जो हमारे प्रदेश के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों की संख्या है, वो लगभग 87,881। अभी तक जो हमारी जो रेल यात्रा के माध्यम से जो स्थिति है, लगभग हमारी 10 ट्रेनें हमारी अब तक प्रदेश में आ चुकी हैं। अब आने वाले समय में एक बैंगलोर से हरिद्वार ट्रेन चलेगी जो कि 20 तारीख को चलेगी। चेन्नई से भी हम लोग एक ट्रेन की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा रायपुर छत्तीसगढ़ से अभी संभावित डेट 21 तारीख दी गई है। इसी तरह से पुणे से लालकुआं और केरला से भी एक ट्रेन उत्तराखंड के लिए चलेगी, ये है। उसके अलावा मुंबई से भी हम लोग जल्दी ही ट्रेन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई में काफ़ी लोग हमारे हैं। इसके अलावा बसों के माध्यम से भी हमारे जो आसपास के प्रदेश हैं वहाँ से लाने की व्यवस्था चल रही है। ख़ासतौर पे हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं लोग और हिमाचल प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अभी पंजाब से जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अमृतसर से और जलंधर से भी हम लोग ट्रेन चलाएँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग जो प्रवासी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और जैसा मैंने बताया, चंडीगढ़ और पंजाब से ज़्यादातर हम लोग बसों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि लोग हमारे जनपदों में आ जाएं। आज जो है राजस्थान में वैसे हमारे काफ़ी ऑपरेशन हुए थे, तो राजस्थान से तो लगभग सारे लोग आ चुके हैं। लगभग 1,400 के आसपास लोग और थे जिनको राजस्थान से बसों के माध्यम से यहाँ पर लाया जा रहा है। आज से ये कार्रवाई शुरू हो गई। यूपी से भी हम लोग बात कर रहे हैं और यूपी के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार बसों के माध्यम से लोगों को लाया जाए। देखिए, महाराष्ट्र में हमारे करीब 21,985 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से लगभग 15,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि मुंबई से आने हैं या मुंबई के आसपास के इलाकों से, जिसमें थाने आदि शामिल हैं, तो वहाँ से लोग इसमें आए हैं। जो हमारा प्रोटोकॉल है, आपको पता ही है कि प्रोटोकॉल वहाँ से एक मेडिकल परीक्षण के बाद ही उनको ट्रेन में बिठाया जाता है और वापस आने के बाद जब यहाँ आते हैं तो तब भी उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है और उसके बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है और जो SOP है दूसरे प्रदेशों से लोगों को लाना। सर, जो लोग अपने वाहन से जा रहे हैं या आ रहे हैं वो भी होम क्वारंटीन जा रहे हैं?
जी, वो सबको भी होम क्वारंटाइन में जाना है। जो लोग अपने वाहनों के माध्यम से जिसमें जिलों से परमिशन दी जा रही है उनको भी होम क्वारंटाइन में जाना। ऑर्डर इवन की व्यवस्था कब से होगी? देखिए, प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ऑड और इवन की व्यवस्था है, जिसके बारे में कल जियो जारी कर दिया गया है। ऑड और इवन के लिए ये जो उसमें लिखा गया है आपके एसओपी में, ये कि जो ऑड दिवस हैं, उनकी दिनांक के हिसाब से जो ऑड दिवस हैं उसमें ऑड गाड़ियाँ चलेंगी, और दिनांक के हिसाब से जो इवन दिवस है उसमें इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। ऐसे सेवाओं में क्या क्या आएंगे इसमें? अगर किसी के पास एक ही गाड़ी है और उसे कार्यालय आना है तो कैसा आएगा सर? देखिए, आवश्यक सेवाएं तो सभी में छूट दी गई है। आवश्यक सेवाएं जैसे पहले से डिफाइन किया हुआ है, आवश्यक सेवाओं में उसमें छूट दी गई है। और यदि किसी के पास एक ही वाहन है तो किसी और के साथ वो पूल करके आ सकता है। टू व्हीलर में आपका एक ही पिलियन राइडर अलाउड नहीं है, तो टू व्हीलर में तो एक ही व्यक्ति है। तो सर अगर किसी के पास टू व्हीलर ही है उसे ऑफिस आना तो कैसे आएगा? वो अपनी अन्य व्यवस्था करके या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से आएगा। सार्वजनिक परिवहन आपने खोल दिया है? सार्वजनिक परिवहन खोल दिया गया है 50% कैपेसिटी के साथ। अच्छा सर, किसी राज्यों के साथ में आपका अभी तक सहमति बनी है जहाँ आपकी 15 लोगों की बसें जाएगी? देखिए, अभी पहले चरण में हम लोग अभी चूंकि एसओपी अभी आया हुआ है, तो इसमें पहले चरण में हम लोग हरियाणा के साथ बात कर रहे हैं। उनका एक प्रस्ताव हमारे पास आया हुआ है, उसमें विचार विमर्श करने के बाद हम लोग उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जो खास तौर पे जो पास के प्रदेश हैं वहाँ से उनके साथ हम लोग एग्रीमेंट करेंगे। सर एक चीज़ और थी कि जैसे मतलब किसी ने ऑनलाइन बुक किया है, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें गाड़ी की वजह से ट्रेन चल रही है, मतलब वहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया है, क्योंकि 30 अप्रैल को उनकी बुकिंग है, ऐसे ही कैसे है? देखिए, ऐसा है कि कई शहरों में ऐसा है कि हमारी ट्रेन में करीब 1500 के आसपास लोग आ सकते हैं। किसी प्रदेश में या किसी जिले में यदि 1500 से ऊपर लोग हैं तो सभी को मैसेज नहीं आएंगे, क्योंकि कैपेसिटी हमारी 1500 की है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो दूसरी ट्रेन चलेगी उसके लिए उनके पास मैसेज जाएगा। मतलब मैसेज जाएंगे उनके पास? बिल्कुल मैसेज जाएंगे। अगर पहली ट्रेन में कैपेसिटी नहीं है तो फिर दूसरी ट्रेन के लिए उनके पास मैसेज जाएंगे। सर, ये परिवहन विभाग की बसें चलेंगी तो इसके लिए क्या परीक्षा होकर बैठेंगे तो क्या सिस्टम होगा? देखिए, अभी जो बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, जो भी बसें चलेंगी उसमें परीक्षण होने के बाद ही बैठेंगे, जो अभी तक व्यवस्था चली आ रही है। इसी प्रेस वार्ता में अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि प्रदेश में जोनिंग कैसे की जा रही है और टेस्ट की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सामान्यतः जो जोन बनाने का एक कंसिडरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को ऑथराइज किया है, तो उसमें 6 पैरामीटर्स रखे हैं, और इन 6 पैरामीटर्स के आधार पर ही जोनिंग होगी। और संभवतः जैसे आज के जो कल हमने जोनिंग जारी की थी, अगली जोनिंग हम नेक्स्ट मंडे को जारी करेंगे। तो और इसमें जोनिंग की कैटेगरीज बिल्कुल क्लियर है कि आप किस तरह से जोनिंग करेंगे, क्योंकि ये इस वायरस की एपिडेमियोलॉजी भी बहुत क्लियर नहीं है। पहले एक केस आता था तो बहुत घबराहट हो जाती थी हॉस्पिटल्स को, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स को और सोसाइटी में। तो अब ये हो रहा है कि जैसे जैसे केसेस आ रहे हैं तो उस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रेटजी भी चेंज हो रही है, और स्ट्रेटजी के हिसाब से जोनिंग का पैरामीटर भी चेंज हुआ है। जो लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं इसमें हर सप्ताह में हम लोग जोनिंग डिक्लेयर करेंगे। अभी हमारे पास 6 जनपद हैं जो ऑरेंज जोन में हैं और 7 जनपद है जो ग्रीन में हैं। संभावना है सर कि रेड जोन में भी स्थिति बन सकती है, क्योंकि लगातार मामले तो बढ़ रहे हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैटेगराइजेशन है, जैसे उन्होंने कहा है कि टोटल एक्टिव केसेस अगर 200 से अधिक केस हो जाएंगे एक्टिव तो रेड कैटेगरी हो जाती है। एक्टिव केसेस पर लाख पॉपुलेशन अगर 15 से अधिक हो जाते हैं तब भी रेड कैटेगरी हो जाती है। डबलिंग रेट लेस देन 14 डेज है तब रेड कैटेगरी होती है। केस फैटेलिटी रेट 6% से ज़्यादा होता है तब रेड कैटेगरी होती है। टेस्टिंग रेशियो अगर 65 पर लाख से कम है तब रेड कैटेगरी होती है। और सैंपल पॉजिटिविटी रेट अगर 6% से ज़्यादा है तब रेड होती है। तो ऐसे हम देखें तो सैंपल पॉजिटिविटी रेट हमारा 1% से कम है, तो इस हिसाब से हम लोग इस कैटेगरी में नहीं है। टेस्टिंग रेशियो हमारा 65 से ज़्यादा है ऑन एन एवरेज। स्टेट का 113 सैंपल्स पर लाख हम लिया है अभी। कल के दिन ये फिगर चेंज हो जाएगी। केस फैटेलिटी रेट हमारा 1% से कम चला गया है। डबलिंग रेट हमारा अभी थोड़ा सा बढ़ा है। एक्टिव केसेस पर लाख भी हमारे बहुत कम हैं, और एक्टिव केसेस पर लाख मतलब करीब आधे ही हैं, मतलब 50 केसेस हमारे पास एक्टिव हैं, और टोटल एक्टिव केसेस भी हमारे पास कम ही हैं। तो इस हिसाब से अभी हम ऑरेंज कैटेगरी में ही हैं एज ए स्टेट। और हर सप्ताह हर मंडे को हम इसकी नई जोनिंग जारी कराएंगे।
आपके सैंपल बढ़े हैं, ऐसे में टेस्टिंग रेट बढ़ाने के लिए क्या है? क्योंकि अभी देखा करीब 1,500 टेस्ट बाकी है। दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक तो होती है डायग्नोस्टिक और एक होती है सर्वेलेंस। जैसे जैसे लैब्स के पास सैंपल्स की संख्या बढ़ती जाती है तो वो पूल करते हैं। जैसे धूम ने पूल सैंपलिंग शुरू कर, पूल टेस्टिंग शुरू कर दी, हल्द्वानी भी पूल टेस्टिंग शुरू कर रहा है। और नॉर्मली हमारी अगर हम सिंगल टेस्ट करते हैं तो हमारी कैपेसिटी करीब आज की डेट में 500 सैंपल्स पर डे करने की है। जैसे हम पूल करेंगे, अगर हम 3 का पूल करते हैं तो हमारे पास 1500 सैंपल्स पर डे करने की क्षमता आ जाती है। 5 का पूल करते हैं तो 2500 हो जाती है। अगर हम 3 का पूल भी करें उसके बाद ये माने कि 5% केसेस में हमें रिकन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी आती है तो उस पूल को फिर से सिंगल टेस्ट करने पड़ेंगे। तो हम लोग 1500 के आसपास टेस्ट रिपोर्ट्स डेली जारी कर सकते हैं। पंजी जो टेस्ट होते हैं तो उसमें कैटेगरी भी होती है A, B, C, D, किसी को आंशिक है, किसी को ज्यादा है या कुछ ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ यस और नो, पॉजिटिविटी है क्या नहीं है। अच्छा, या वायरल लोड एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर एक थ्रेशोल्ड से नीचे है तो ऐसा कोई आंशिक परसेंटेज ऐसा कोई। माइग्रेंट्स का आना बढ़ गया है तो क्या टेस्टिंग रेट बढ़ाया जा रहा है उसको देखते हुए, जैसे कि आपने टेस्टिंग रेट बढ़ा भी रहे हैं। और उसके अलावा जनपदों से भी कहा है कि सर्विलांस के लिए भी सैंपलिंग कराएं, क्योंकि जब तक हम बहुत अच्छे स्तर पे सर्विलांस नहीं कराएंगे तब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे किन किन क्षेत्रों में वायरस पहुंच रहा है। तो जितनी सर्विलांस होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। पूल टेस्टिंग भी करा। श्रोताओं, प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। देश के कई हिस्सों से प्रवासी प्रदेश में भी अपने घरों को जा रहे हैं। ऐसे में सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क लगाने के साथ ही सभी सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने प्रवासियों से अपील की है कि क्वारंटीन के नियमों का पालन करें और ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 दिनों से प्रवासी उत्तराखंड के निवासी प्रदेश में वापस लौट रहे हैं और पिछले 15 दिन में लगभग 1 लाख आदमी वापस आ चुका है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा संक्रमित एरिया से आ रहे हैं, ज्यादा रेड जोन से आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात। तो ऐसे में हम सबका दायित्व बन जाता है कि हम और सतर्कता दिखाएं। जो लोगों को, इनमें से जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाता है, जो सिम्टोमेटिक नहीं है उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। तो अधिकांशतः लोग 90% लोग जो है होम क्वारंटाइन में है। तो जो लोग खुद होम क्वारंटाइन में हैं उनकी ड्यूटी है कि वो क्वारंटाइन पीरियड में बाहर ना निकले किसी भी हालत में, अन्यथा यदि वो संक्रमित हुए तो पूरे गांव में संक्रमण फैल जाएगा। इसी तरह से जो गांव के और दूसरे लोग, उनके पड़ोस के लोग, उन्हें पता है ये आदमी बाहर से आया, वो भी ऐसे लोगों को घर से बाहर ना आने दें। और अगर ऐसा वो करते हैं तो 112 पे हमें सूचना दें, जिससे कि लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों में हमने 182 लोगों पर 141 एफआईआर दर्ज करी है इसी मामले में कि जिनको होम क्वारंटाइन रखा गया था किंतु वो उसका उल्लंघन करते हुए पाए गए। तो ऐसी नौबत न आने दें और फिर भी कोई अगर बाहर निकलता है तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें, जिससे हम इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। हमारी भी प्रवासियों से यही अपील है कि क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है। इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने प्रदेश, अपने शहर और गांव की सुरक्षा के लिए क्वारंटीन के नियमों का पालन करें और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो सरकारी निर्देश दिए गए हैं, उन सभी का पालन करें और अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज की रक्षा करें। अंत में श्रोताओं इतना ही कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। नमस्कार।